30 मार्च को प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी जी के जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, संकाय प्रमुख, शिक्षा संकाय एवं प्रोफेसर सतीश कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया शाह, डॉक्टर धीरज किशोर, प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कला, साहित्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, नृत्य एवं संगीत कला एवं अन्य पर विषय प्रवचन किया और कहा कि परंपरा और आधुनिकता का सदैव मेल होना चाहिए। अपनी संस्कृति व सभ्यता को शिक्षा में सभी को उसके प्रचार प्रसार में प्रयोग करना चाहिए और कहा कि गतिशीलता शिक्षा का अनिवार्य अंश है। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों और काशी के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, शिक्षक एवं समाज के प्रबुद्ध जन को प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल 82 विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की आयोजन और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर हेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट जनों में डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, प्रोफेसर अजय त्यागी, संजय सिंह, वैभव त्रिपाठी, डॉक्टर सुप्रिया सिंह, डॉक्टर पुनीता, डॉक्टर योगिता एवं अनेकों छात्र उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सुधीश जन, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन की चर्चा चली तो सबसे पहले, अगर ये चर्चा नहीं भी चली थी तो भी, जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, तो जब वो विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययन करने जाते हैं, या हमारे हिंदी साहित्य में ही जब कोई सैद्धांतिकी उनको पढ़नी होती है, तो प्रायः ये एक प्रश्न उठता है कि सारी पुस्तकें तो अंग्रेजी में हैं। तो मैं थोड़ा सा संदर्भ है, इसलिए मैं कह लूँ पूरी स्लाइड्स में लगा नहीं सकता पिताजी के यहाँ पे। विष्णुगुप्त उनका नाम था, कुटल उनका गोत्र था, और जो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है उस पर उच्चारण की जरा मात्राओं का खेल है। कौटिली अर्थशास्त्र सही शब्द है, जिसपे पिताजी ने मेरे किताब लिखी है। दुर्भाग्य से इसी विश्वविद्यालय में उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन संजोग है अब किताबों का महत्व खत्म हो रहा है। लेकिन साहित्य से मैं आग्रह कर रहा हूँ प्रोफेसर श्रद्धा सिंह मैम को। उस पर कुछ लोगों के विचार आते हैं, सुझाव आते हैं, और हर बार त्रिपाठी जी एक बहुत ही प्रासंगिक विषय को लेकर आते हैं। इस बार का विषय भी बहुत ही प्रासंगिक है। मेरे थोड़े से विचार मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में जो मेरे विचार हैं उसको मैं आपके सामने यहाँ रख रही हूँ। डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास ज़्यादा है और डॉक्यूमेंटेशन लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं उसको प्रस्तुत नहीं करूँगी। मैं प्रोफेसर हेमेंद्र मणि त्रिपाठी, मैं लॉ फैकल्टी BHU का मैं अध्यापक हूँ। आज हमारे पूज्य पिताजी जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आज उनकी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें अंग्रेजी में विषय था रोल ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर। और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने इस विषय पर जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता किया वो प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, शिक्षा संकाय की हमारी डीन। विशिष्ट अतिथियों में हमारे साथ थे प्रोफेसर सतीश कुमार राय, राजनीति शास्त्र विभाग काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष। उनके साथ में थी प्रोफेसर श्रद्धा सिंह मैम, हिंदी डिपार्टमेंट से BHU से। उसके बाद प्रोफेसर धीरज किशोर सर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के थे। उनके साथ में थी प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा जी हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, और साथ में परफॉर्मिंग आर्ट्स से डॉक्टर सुप्रिया शाह जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स की हैं, आज हमारे मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण थे जिन्होंने आज विषय पे अपना भाषण दिया। किन किन लोगों का सम्मान किया गया? आज मंचासीन लोगों का सम्मान करने के उपरांत करीब बनारस से सटे हुए हमारे 4 जिले पूर्वांचल के, वहाँ से आए हुए स्कूल के शिक्षकगण, और इस काशी के कम से कम 10 कॉलेजेस के जिसमें प्रिंसिपल आदि भी थे, वहाँ के शिक्षकगणों को हम लोगों ने सम्मानित किया। तो कुल मिला के करीब 15 से 16 स्कूल और 10 कॉलेज के शिक्षकगणों, जिसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज भी थे,
उनके करीब 68 और प्लस कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे 8 लोगों को मिलाकर कुल 78 लोगों का हम लोगों ने आज प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी स्मृति सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया है आज। कैसे सर ये आप सिलेक्शन करते हैं लोगों का, किन लोगों को? सिलेक्शन हम लोग एक फीडबैक सिस्टम रखते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए कि कोई विभाग है, उस विभाग में कार्यरत जो गैर शिक्षण कर्मचारीगण, अध्यापकगण और छात्रगण, उनकी फीडबैक हम लोग लेते हैं कि अमुक शिक्षक के बारे में एक हम लोग को कुछ सूचना है और ये अकादमिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे हैं। तो वो जो तीनों श्रेणियां हमारे किसी संस्था में होनी चाहिए, उनका फीडबैक लेने के उपरांत हम लोग चयन करते हैं कि इस साल उनको सम्मानित करना है। और कुछ तो चयन गैर शिक्षण कर्मचारियों का हम लोग उस तरह नहीं करते हैं, चूँकि वो अपेक्षित किसी कारण से रहते हैं, इसलिए हम लोग उनके चयन में कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। गैर शिक्षण कर्मचारी का नाम जब भी आता है हम लोग उनको सम्मान करते हैं। सर ऐसे सम्मान कराने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है कि अपने अपने कार्यस्थलों पर आदमी अपना इतना उलझा हुआ है कि उसके चेहरे की जैसे लगता है कि एक आकस्मिक खुशी ही नहीं मिल रही है कार्यस्थलों पर। और दूसरा है, एक विवशता है कि अपने कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के लिए भी इस तरह के अवार्ड उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग स्कूल के शिक्षकों का इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका वह सम्मान उनके स्कूलों में उनके प्रमोशन आदि के लिए काम आएगा, उनको अपने छात्रों के प्रति प्रोत्साहित करेगा और वो छात्र भी खुश होंगे इस बात को शायद जान के कि उनके शिक्षकगण सम्मानित किए गए। तो मूलतः एक प्रोत्साहन है और अपने क्षेत्र में आगे और अच्छा काम करें, यह इसका दूसरा उद्देश्य रहता है। सर एक क्वेश्चन है पॉलिटिक्स को, चूँकि आप लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर हैं, इस समय मौजूदा सरकार जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, लेकिन अपने भारत की सबसे बड़ी जो है समस्या देखी जाए तो एजुकेशन और हेल्थ है। तो 1 नेशन 1 हेल्थ और 1 नेशन 1 एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, इस पर आपके क्या विचार है? राजनीति के पीछे राजनीति ही होती है। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस चीज़ के पीछे उन्होंने नहीं समय दिया वो था राष्ट्रपति मतलब रहेगा और प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति वाला जो शक्ति को कैसे आप ले आएंगे, चुनाव उसका एक माध्यम है। चूँकि हम लोगों ने संसदीय प्रणाली ली है और हमारे यहाँ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोग चुनते हैं, तो ये एक विधि शास्त्री का नाम ले लूँ, लॉर्ड एटकिन ने एक शब्द प्रयोग किया था कि सत्ता निरंकुश होती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से निरंकुश होती है। तो सत्ता का प्रयोग आप किस रूप से करना चाहते हैं, चुनाव एक उसका जीता जाता लक्षण है कि अगर एक वर्ष 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो गया तो शायद जो विपक्ष वाली जो बात आती है, तो प्रजातंत्र में अब विपक्ष का न रहना या उसको क्षीण करना, शायद 1 नेशन इन 1 इलेक्शन। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर मैं बात करूं राजनीति से थोड़ा जोड़ के, तो ये संभव नहीं है। वर्तमान संविधान ने बिना संशोधन किए 1 नेशन 1 इलेक्शन हो ही नहीं सकता। और लेकिन उसके लिए भी 2/3 राज्यों की और 2/3 बहुमत की आवश्यकता है इस संवैधानिक चुनाव के बदलने की प्रक्रिया के लिए। और सरकार ये अच्छी तरह जानती है, संभवतः चूँकि राजनीति की बात आपने कही है, तो मंशा कुछ और है, थ्योरी कुछ और। सर अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाता है तो सर जैसे अगर देखा जाए तो देखिए, प्रजातंत्र में खर्च की ना बात बेईमानी है ना ये सब बेईमानी है। प्रजातंत्र चलता है बहुमत से। बहुमत एक बार अगर आ गया तो 5 साल तक आप उसी सत्ता पे रहेंगे। तो अब अल्पमत में या विश्वास मत से बाहर आ जाना उस 1 नेशन 1 इलेक्शन थ्योरी में फिर संभव नहीं है। राज्यों के स्तर पे भी, केंद्र के स्तर पे भी, जब पूरे राज्यों में और केंद्र स्तर पे आप 5 वर्ष के लिए अब आप सत्ता में आ गए, अब आपके प्रति कोई सी बात का अविश्वास होगा, तो चूंकि आप बहुमत में हैं तो वो अविश्वास की पूर्ति कैसे होगी? ऐसे में तो जैसे जब तक आप पूर्ण सत्ता में, अभी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में आप पूर्ण सत्ता में हैं, आप बहुमत में हैं, आपकी सरकार चल रही है, लेकिन अभी वर्तमान सरकार में अभी 32 विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी अगर अपना समर्थन वापस ले लें तो आप 2 मिनट में आप 1 नेशन 1 थ्योरी छोड़ देंगे। आप स्लोगन, वो स्लोगन है, वो स्लोगन इसलिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा न हो,
इसलिए इस तरह के शिगुफे छेड़े जाते हैं। तो सर जैसे यहाँ के मिनिस्टर हैं उनसे हमने बातचीत की थी कि नाम? वन नेशन वन नाम एजुकेशन, अच्छे से बात हुई। आयुष मंत्री, तो इन्होंने जी। बोला कि आयुष्मान कार्ड, और दूसरा उन्होंने बोला कि जो नई शिक्षा नीति, ये शिक्षा नीति प्रणाली है। मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं, नई शिक्षा नीति का दस्तावेज 67 पेज का है। कोई भी भारत सरकार का और कोई भी भाजपा शासित राज्य का मंत्री अगर मुझे बता दे उस 67 पेज में क्या लिखा है तो मैं अपना अध्यापन कार्य छोड़ दूं। उन्हें खुद ही नहीं पता है। तो वन हेल्थ पे जो बात ये कर रही है मौजूदा सरकार, वन हेल्थ तो है ही है, लेकिन आप संघीय ढांचे को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? राज्य के भी हमारे चिकित्सक जो चिकित्सालय हैं, तो बीएचयू का भी चिकित्सालय है ना, तो राज्य और केंद्र का सारा चिकित्सालय एक में भौगोलिक रूप से एक साथ आ सकता है क्या? केवल नियंत्रण आप लाएंगे, नियंत्रण में फिर क्या होगा? इसी ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे आपके अमुक अधिकारी के खिलाफ वेंटिलेटर और किस किस चीज़ के आरोप हैं, वो भी कोविड के समय के। तो जान है तो जहान है, लेकिन वेंटिलेटर का खरीद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जान सेकेंडरी है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर एक स्वास्थ्य हो जाए तो वहीं दिल्ली से वेंटिलेटर चलेगा और पेशेंट यहाँ वेंटिलेटर पे ख़त्म हो जाएगा। तो वेंटिलेटर तो आ जाएगा लेकिन पेशेंट नहीं बचेगा। ये थोड़ा सा ज़रा क्या बोलें, साइंटिफिक टेम्पर की कमी आज का जो विषय था। आपके हिसाब से सर क्या लगता है? जब अगर राज्यों का अपना अधिकार है, राज्य जब तक सशक्त नहीं होंगे संघ सशक्त नहीं होगा। और इसको राजनीतिक रूप से आप देख लें, जब तक राज्यों में आप मजबूत नहीं है तो संघ में कैसे आप मजबूत हो जाएंगे? आप संघ में आप सरकार कैसे बनाएंगे आप? ये तो संवैधानिक राजनीतिक दोनों सत्यता है। तो इसमें राजनीति तो अपने उन सत्ता में बैठे दल की ही है कि आपके राज्य के अपने मुख्यमंत्री नेतागण आपके खिलाफ आवाज़ न उठाएं। इसलिए भी तो ये स्लोगन है। कितने मुख्यमंत्री रिपीट किए गए भाजपा शासित चुनाव जीतने के बाद? बदल दिए गए ना। क्यों बदल दिए गए भाई? आपको अपने ही शत्रुओं पे अगर विश्वास नहीं है तब तो शायद जिस दिन बहुमत हटेगा तो शायद इस राजनीतिक दल का क्या होगा ये भविष्य के घर में है।